हाँ दोस्त, तो देखिए कोशिका द्रव्य के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए लेक्चर नंबर ये दूसरा है, कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से कोशिका विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंग कहते हैं। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंग एक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। वायरस में किसी भी प्रकार की क्या नहीं झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं कर लेता। प्रश्न देखिए, क्या आप निम्नलिखित तालिकाओं में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। देखिए, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें अंतर हम लोग को समझना है क्या क्या है। सबसे पहले पूछे प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होते हैं, तो छोटा होता है और 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना, 10⁻6 मीटर। वहीं पे यूकैरियोटिक कोशिका का आकार पूछे तो बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच। केंद्रीय क्षेत्र इसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र जो जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता, केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक केंद्रीय झिल्ली से घिरा हो रहता है। क्रोमोसोम, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम 1 होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। चौथा, झिल्ली युक्त कोशिकाओं में अंगक अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, वहीं पे यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसमें 4 डिफरेंस समझ के रखिए, इतने ही बहुत है, क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। अब देखते हैं कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयन क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा। अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा राजधानी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलोपुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतर्जालिका तथा चिकनी अंतर्जालिका। खुरदरी अंतर्जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित खुरदरी अंतर्जालिका तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है।
अन्य भागों में भेज देता है। चिकनी अंतर्जालिका वसा अथवा लिपिड 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 अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम और हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यह भी विभिन्न कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जालिका भिन्न रूप से दिखाई पड़ देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। देखिए, ये जंतु कोशिका की है। देखिए जंतु कोशिका के बारे में देखिए इतना फिगर में दिया गया है, साफ साफ मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, गाल्जिका है, चिकनी अंतर्जालिका ये है। केंद्रीय झिल्ली कहाँ है? केंद्रीय झिल्ली यहाँ पे है, केंद्रक बीच में। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतर्जालिका, कोशिका द्रव्य, तारक केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली। इस प्रकार अंतर्द्रव्य जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, अध्याय 7 देखिए, के यकृत की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए अब गाल्जी काय के बारे में। गाल्जी उपकरण का सबसे विवरण कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गांजी ने किया था। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजा रहता है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क अंतर्द्रव्य जालिका झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। अब इधर देखिए, वहां पे जंतु कोशिका में देखे थे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पादप कोशिका के बारे में देखिए। पादप कोशिका के बारे में दिया गाल्जिका, केंद्रीय, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवण, कोशिका द्रव्य। अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा बंद रहता है। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया तथा भोजन पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकी कोशिकी चपा प- पचा कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, जिसमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इन एंजाइमों को बनाते हैं। देखिए इधर अभी से समझते हैं कैमिलो गाल्जी का जन्म।
कैमिलो ग्लार्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप हुए थे। 7 जुलाई 1883 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविका के सेंट मेडियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एवियाट्रेग्रेसो के एक दीर्घकालीन रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका का कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि से उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने पूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि के सुधार करते रहे। गाल्ची ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रेनो कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक, के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर के नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी से संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। देखिए प्लास्टिड प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड जो पादप कोशिका में स्थित होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते, ठीक। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड तथा एक ही ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णन होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्ण भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाहर रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्थिति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक
बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। यह अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य राजधानियों में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न देखिए, क्या आप दो ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इन सब का जवाब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे राजधानियां पढ़ रहे थे ना, उसमें ही है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक विधि है। पूछा जाता है कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो देखिए दोस्त, अब तक हमने क्या सीखा? तो अब तक इस टॉपिक में हमने पढ़ा, क्या समझा, क्या सीखा, तो उन्हीं के बारे में देखिए जाए। आपने क्या सीखा? कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। पहली बात, कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के चारों ओर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का सक्रिय भाग है। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण में नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्पराशरण दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्पराशरण दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटिक केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। अंतःद्रव्य जालिका अंतर कोशिका परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त कोशिकाओं को स्तंभ है। ये कोशिका में बने पदार्थों को का संचय, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के थे, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिका की स्थिति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होती। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिन अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। तो देखिए, अब अभ्यास हमने इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। तो अभी इस चैप्टर के बारे में अभ्यास करना कि क्वेश्चन क्या है, कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर के साथ मिलेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या अभ्यास में पूछा गया है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के भिन्न होती हैं। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। गाल्जी गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। कोशिका झिल्ली को बनाने लिपिड का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है।
प्रासरण क्या है? निम्नलिखित प्रासरण का उपयोग करें। छीले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े को इन चारों को खोखला कर जिससे कि आलू के कप बन जाए। इनमें से 1 कप को उबाले आलू में बनाएं। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब तो देखिए सर, यही क्वेश्चन है दोस्त मेरे। तो इन क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। हाँ, इसी तरह वीडियो हम डालते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।